फाइनेंशियल हैंडबुक वॉल्यूम 1। जनरली आज के इस वीडियो में हम आपको फाइनेंशियल हैंडबुक्स के बारे में ही जानकारी देने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं AAO के एग्जामिनेशन में FHB से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए हम इस बुक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। जनरली अगर हम इसके कंटेंट्स को देखें तो टोटल 18 चैप्टर्स इसमें दिए गए हैं, पर अकॉर्डिंग टू द AAO एग्जामिनेशन हमें 18 चैप्टर्स पढ़ना जरूरी नहीं है। इसमें से टोटल 8 चैप्टर्स ही हमें पढ़ने हैं। आप अगर पिछले वीडियो में देखे होंगे तो मैंने बताया था कि जनरली फाइनेंशियल हैंडबुक से जो चैप्टर्स आते हैं उनमें मुख्य हैं जनरल प्रिंसिपल एंड रूल्स, जनरल आउटलाइंस ऑफ सिस्टम ऑफ अकाउंट्स, relationship with audits, cash, pay and allowances general rules, establishment, contingency charges, loan and advances to government servant, provident and other funds। यही चैप्टर है जिनसे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन AAO के एग्जामिनेशंस में आते हैं। अगर आप AAO की सिलेबस को देखिएगा तो इन्हीं सब चैप्टर्स का जिक्र जो है वो किया गया है। इस बुक में लास्ट में अपेंडिसेस भी दिए गए हैं। चैप्टर 1 हम शुरू करते हैं तो इसमें जनरली इंट्रोडक्शंस दिया गया है कि फाइनेंशियल हैंडबुक्स जो है वो जनरली इनिशियल एंड कंपाइल अकाउंट्स ऑफ ऑफिसेज के बारे में हमें बताता है, जो कि इंडिया पोस्ट और टेलीग्राफ दोनों में यूज किए जाते हैं। इस बुक्स में जनरली हमें अकाउंट कोड के बारे में बताया जाएगा, मेजर हेड क्या होता है, माइनर हेड क्या होता है, सब हेड क्या होता है, इसके बारे में डिटेल्स में बताया गया है। ट्रेजरी रूल्स को इसमें डिफाइन किया गया है। फाइनेंशियल रूल्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं उसके बारे में भी इस बुक में जानकारी दी गई है। और जनरली यह बुक हमें बताता है कि कैसे हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स अकाउंट्स को फ्रेम करते हैं और भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट में इसे लागू करवाते हैं। सेकंड में रूल सेकंड को अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें जनरली कुछ टर्म्स डिफाइन किए गए हैं कि अकाउंटेंट जनरल क्या होता है, ऑडिट ऑफिसर्स क्या होता है, बैंक क्या होते हैं। तो हम जानते ही हैं कि अकाउंटेंट जनरल्स, ऑडिट ऑफिसर्स और बैंक्स के बारे में, जैसा कि अगर आप हमारे पिछले वीडियो में देखेंगे जिसमें मैंने जनरल अकाउंटिंग रूल्स 1990 आपको पढ़ाया था, तो इसमें मैंने इन सारे टर्म्स को बहुत ही ब्रीफ में डिटेल्स किया था। इसके बाद जनरली यह रूल जो है वह यह भी बताता है, रूल थर्ड इसका यह कहता है कि अगर एक डिपार्टमेंट में एक से ज़्यादा गेजेटेड ऑफिसर्स हैं तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो होता है वह इस कार्य के लिए ऑथराइज होता है कि उन सभी में से वह एक को एक्चुअल हेड ऑफ द ऑफिस बनाए फॉर द पर्पस ऑफ रूल्स इन दिस हैंडबुक। यानी कि जहाँ कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में अगर एक से ज़्यादा गेजेटेड ऑफिसर्स हैं तो उनका हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑथराइज होता है उनमें से एक को एक्चुअल हेड ऑफ द ऑफिस बनाने के लिए या उन्हें नियुक्त करने के लिए, ताकि उन्हीं के गाइडलाइंस या उन्हीं के कहे अनुसार हमारे जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं वो काम करें। उसके बाद रिसिप्ट ऑफ मनी के बारे में हमें बताया गया है। जनरली इसमें बताया गया है कि जो भी ट्रांजैक्शन हम सरकार के बिहाफ में करते हैं, जैसे हम लोग जनरली पोस्टल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय हैं तो हम लोग जो भी काउंटर पे काम करते हैं, जो भी कस्टमर हमें पैसा देता है वो पैसा यथाशीघ्र उनके अकाउंट में हमें जमा कर देना है, उसमें हमें किसी तरह का विलंब नहीं करना है। और साथ ही साथ जो पैसा हम सवेरे ट्रेजरी से लाते हैं और शाम में जो हमारे पास पैसा बच जाता है वो पैसा भी हमें बिना डिले किए हुए अपने ट्रेजरी को वापस कर देना है। यह रिसिप्ट ऑफ मनी का फर्स्ट रूल यानी कि रूल 4 कहता है। और जनरली इसमें हम लोग जानते हैं कि हमारे पोस्ट ऑफिस में ट्रेजरी का एक कॉन्सेप्ट होता है। अगर हम HO में देखें तो ट्रेजर का एक पोस्ट भी होता है, पर छोटे छोटे SOs में जनरली ट्रेजर के पोस्ट नहीं होते हैं, वहाँ पोस्ट मास्टर ही सारा कुछ होता है। तो वहाँ क्या होता है कि जनरली वो पोस्ट मास्टर ही ट्रेजरी के प्रभार में होते हैं, वही कैश को अपने ट्रेजरी से निकाल करके काउंटर पे लाते हैं और वही काउंटर पर जो कैश बच जाता है उसे ट्रेजरी में फिर वापस कर देते हैं। रूल 4 का आशय यही है कि कोई भी पैसा बिना डिले किए हुए गवर्नमेंट अकाउंट में या ट्रेजरी में या बैंक में जमा हो जाने चाहिए। इसमें किसी भी तरह का डिले जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर किसी तरह की डिले होती है 1 से 2 दिन की भी तो डिपार्टमेंटल कार्रवाई की जा सकती है। उसके बाद ये बोलता है कि जनरली हम लोग टेलीग्राफ के डिपार्टमेंट्स में देखते हैं कि बहुत सारे कंटिजेंसी छोटे छोटे एक्सपेंस होते हैं, जैसे बहुत सारे
लोगों को BSNL में ठीक करने के लिए, मान लीजिए कहीं कोई तार वार टूट जाता है तो उन्हें जाना होता है, तो उन्हें कंटिजेंसी एक्सपेंस से ही पैसे निकाल करके दिए जाते हैं। तो इन सभी का ब्यौरा जो है, यानी जो पैसा उन्होंने लाया था सवेरे और जो उन्होंने कंटिजेंसी हेड के लिए दिया और लास्ट में जो पैसा बचा वो उन्हें भी अपने ट्रेजरी में जमा करना अनिवार्य होता है। इसमें किसी तरह का जो है डिले करना ये सही नहीं होता है। उसके बाद रूल 5 जो है वो हमें आर्टिकल 284 के बारे में बताता है कि जनरली कोई भी मनी जो पब्लिक से ली जाती है पब्लिक अकाउंट में डिपॉजिट करने के लिए, पब्लिक अकाउंट जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, गवर्नमेंट अकाउंट 3 तरह के होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट। तो पब्लिक अकाउंट वो होता है जैसे कि हम सुकन्या खोलते हैं, SB खोलते हैं, PPF वगैरह, ये सब पब्लिक अकाउंट की कैटेगरी में ही आते हैं। तो जब कोई कस्टमर हमें इनमें जमा करने के लिए पैसा देता है तो हमें बिना डिले किए हुए उसके अकाउंट में जमा कर देना है। रूल 7 हमें यह बताता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट को कोई भी फंड जो सप्लाई की जाती है खर्च करने के लिए, उसके लिए वो स्वयं ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी अकाउंट ऑफिसर्स को सेटिस्फाई करने के लिए उन्हें उन खर्चों का ब्यौरा जो है वो देना पड़ता है। रूल 8 हमें यह बताता है कि हेड ऑफ फंड किसी भी ऑफिस में जो कोई पैसा आता है बैंक के तरफ से या ट्रेजरी के HO के ट्रेजरी के तरफ से, तो उसकी प्रॉपर एंट्री जो है वह कैश बुक में होनी ही चाहिए। अगर जो अधिकारी उसे रिसीव करके अपने कैश बुक में चढ़ाते हैं वो अगर छुट्टी पे हो तो वह किसी को अपने इस काम के लिए, अपने सबॉर्डिनेट या अपने कलीग को इस काम के लिए ऑथराइज कर सकते हैं कि आप जो भी पैसा आए उसे रिसीव कर लीजिएगा और उसकी एंट्री प्रॉपर जो है वो कैश बुक में हो जानी चाहिए। और जो भी पैसा रिसीव होता है उसे फॉर्म ACG 67 पे डबल कॉपी यानी कार्बन डबल कॉपी पे एंट्री होनी ज़रूरी होती है। रूल 9 हमें यह बताता है कि कोई भी गवर्नमेंट का जो ड्यू है उसे रिकवर करने की जिम्मेदारी जो होती है वो करस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट की होती है, ऑडिट ऑफिसर्स की नहीं होती है। रूल 11 हमें यह बताता है कि एक अकाउंट ऑफिसर अपने लिमिट या अपने जुरिडिक्शंस में जो भी उनके विड्रॉल होते हैं किसी भी पर्पस के लिए कर सकता है, बट अकाउंट ऑफिसर्स वैसे विड्रॉल को परमिट नहीं कर सकते जो कि उनके जुरिडिक्शंस में नहीं आते हैं। रूल 16 हमें बताता है कि एक डिस्बर्सिंग ऑफिसर जो होता है वह किसी भी डिमांड्स के प्रेजेंटेशन पे पैसे को रिलीज़ नहीं कर सकता। यानी कि इसका मतलब ये है कि सपोज दैट हम कभी भी अपने अकाउंटेंट के पास जो TA बिल्स देते हैं तो बस TA बिल्स का दे देने से ही वह उसे पेमेंट करने के लिए बाध्य नहीं होता है। वो पहले FHB के रूल्स को देखता है कि क्या उसकी रूलिंग्स है, उस रूल पे अगर हमारा बिल स्टैंड करता है तभी वह हमारे पेमेंट को रिलीज़ करता है। और अगर हमारा फॉर्म जो है वो अगर सही फॉर्मेट में नहीं भरा हुआ है तो भी हमारे पेमेंट को वह डिक्लाइन कर सकता है, उसको यह फुल अथॉरिटी गवर्नमेंट के द्वारा दी गई होती है। हाँ, पर अगर हमसे कोई अर्थमेटिकल मिस्टेक्स हो गई है, हमने जो बिल अपना क्लेम किया है उसमें सारी चीज़ें सही हैं पर उसमें कुछ अर्थमेटिकल मिस्टेक्स है, यानी कि सपोज दैट हमें 20 रुपया क्लेम करना था, हमने 30 रुपया क्लेम कर दिया है, तो उस बिल को हमारे अकाउंट ऑफिसर्स क्या करेंगे, राउंड कर देंगे और उसके बाद जो सही अमाउंट होगा वो उस पर इंटर करके हमारे बिल को सैंक्शन कर देंगे, हमारे उस बिल को वो रिटर्न नहीं करेंगे। अगर हमारे बिल में कोई डाउटफुल आइटम हमने दे दिया है जो कि उनकी नज़र में लग रहा है कि ये सही नहीं है, तो वो साधारणतः उस आइटम को कट करके हमारा जो भी पैसा उसके कट करने के बाद बनता है वो हमें पे कर देंगे। उसके बाद रूल 18 हमें चेक्स बिल्स के बारे में बताता है। इस रूल के में यह कहा गया है कि एक बार कोई चेक एक ही बार इंडोर्स्ड किया जाएगा या कोई बिल जो होगा वो एक ही बार इंडोर्स्ड किया जाएगा और एक ही बार में उसकी पेमेंट जो है वो होगी। एक नहीं कि एक ही चेक को हम बार बार पेमेंट के लिए लगाएंगे या एक ही बिल को बार बार पेमेंट करने के लिए हम यूज़ करेंगे।
रूल 19 हमें बताता है कि हमारे जो भी अकाउंट ऑफिसर्स होते हैं वो जितने भी उनके अंदर में डिस्बर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं उन्हें हमारे जो गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं उनके रिस्पेक्टिव सिग्नेचर्स को वो सप्लाई करते हैं, ताकि जब कभी कोई पेमेंट हमारे डीडीओ के पास आता है तो वो उस सिग्नेचर को वेरीफाई कर लें, तभी पेमेंट्स के लिए आगे बढ़ें। रूल 19 हमें फाइनल पेमेंट ऑफ जीपीएफ मनी के बारे में बताता है। इस रूल में ये कहा गया है कि जीपीएफ का जो पेमेंट होता है यानी फाइनल पेमेंट होता है वो सर्किल अकाउंट ऑफिसर्स द्वारा रिलीज़ किया जाता है, जिस पे सर्किल स्टाम्प्स ऑफिसर्स के स्टाम्प लगे होते हैं, वे भी स्पेशल मेटेलिक एम्बॉसिंग सील, यानी कि उसमें एक ख़ास तरह का मोहर होता है जो सर्किल उस पर मार करके देता है ऑफिस ऑफ इशू को। और जब कोई भी डिस्बर्सिंग ऑफिसर उसको पेमेंट करता है यानी कि पेमेंट को रिलीज़ करता है तो उस समय उसकी ये जवाबदेही होती है कि उस स्पेसिफिक मेटेलिक एम्बॉसिंग सील को वो मिलान कर ले, उसके बाद ही जीपीएफ के क्लेम को सेटल कर। जीपीएफ क्लेम सैंक्शन करने वाले को यह सख्त हिदायत दी जाती है कि बिना स्पेसमेन सिग्नेचर और बिना स्पेसमेन सील को देखे हुए वो जीपीएफ के क्लेम को सैंक्शन ना करें। रूल नंबर 20 प्रेजेंटेशंस ऑफ क्लेम्स, यानी कि ये हमें बिल के डिफिनीशंस को इसमें डिफाइन किया गया है। इसमें कहा गया है कि बिल इज ए स्टेटमेंट ऑफ क्लेम्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट कंटेनिंग स्पेसिफिकेशन ऑफ द नेचर एंड अमाउंट्स ऑफ द क्लेम आइदर इन ग्रॉस और बाय आइटम्स एंड इंक्लूड्स सच ए स्टेटमेंट प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सिंपल रिसिप्ट्स। इसमें यह कहा गया है कि एक बिल जो होता है वह एक स्टेटमेंट होता है, यानी कि एक लेखा जोखा होता है जो कि हम सरकार को देते हैं कि हमारा भाई इस मद में इतना पैसा खर्च हुआ, इस मद में इतना पैसा खर्च हुआ। वो हम एक ग्रॉस रूप में भी दे सकते हैं और एक आइटम के रूप में भी दे सकते हैं। रूल नंबर 21 हमें यह बताता है कि हमारा कोई भी पेमेंट जो है, जैसे हमारा मान लीजिए टीए बिल है या ट्रैवलिंग अलाउंस बिल है या कहीं हम एलटीसी वगैरह के लिए जा रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों में जो हमारा पेमेंट होगा या हमारा क्लेम सेटलमेंट होगा तो उसमें हमें लास्ट पे सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है। बिना लास्ट पे सर्टिफिकेट्स के हमारा क्लेम जो है वह सैंक्शन नहीं हो पाएगा। रूल नंबर 25A हमें यह बताता है कि हमारा जो भी ट्रैवलिंग अलाउंसेस से रिलेटेड बिल होता है वो हमारे हेड ऑफिस को 1 साल के पहले ही हमें सबमिट कर देना अनिवार्य है। अगर हम 1 साल के बाद उसे सबमिट करते हैं तो हेड ऑफिस उस पेमेंट के लिए बाध्य नहीं होता है। और यह रूल जो है वो ट्रांसफ़र ट्रैवलिंग अलाउंसेस पर भी अप्लाइड होती है और कन्वेंस अलाउंस क्लेम पर भी अलाउ होती है। अगर किसी खास वजह के कारण हम अपने बिल को यानी ट्रैवलिंग बिल को 1 साल के पहले नहीं जमा कर पाते हैं, तो अगर हमारे उस रीजन से हमारे हायर अथॉरिटी सेटिस्फाई होते हैं तो उन्हें यह पावर दी गई है कि वो हमारे क्लेम को 1 साल बाद भी हमारे द्वारा क्लेम करने पे रिलीज़ कर सकते हैं, यानी कि हमें उसका भुगतान वो दे सकते हैं। पर अगर हमारे उच्च अधिकारी को यह लगा कि हमने जो रीज़न दिया है वो गलत है, वैलिड नहीं है, तो हमारे ऊपर वो डिपार्टमेंटल कार्रवाई भी कर सकते हैं। उसके बाद 25B में एलटीसी से रिगार्डिंग क्लेम के बारे में बताया गया है कि हमारा जो एलटीसी का क्लेम होता है वह हमें 3 महीने के अंदर ही फाइल कर देना है रिटर्न जर्नी के बाद। यानी कि सपोज दैट हमने अगर 30 जनवरी को अपनी जर्नी ख़त्म कर ली है तो इसके 3 महीने बाद यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल, 30 अप्रैल से पहले हमें इस क्लेम को जमा कर देना होगा। अगर हमने एलटीसी पर जाने से पहले कोई एडवांस लिया है तो वैसे कंडीशंस में हमें 1 महीने के अंदर ही अपने क्लेम्स को या अपने खर्च के ब्यूरो को अपने हेड ऑफिस को जमा कर देना होगा। अगर ऐसा करने में कोई गवर्नमेंट अधिकारी फेल होता है तो उसको पूरा अमाउंट जो उसने एडवांस के तौर पे गवर्नमेंट से लिया था वह 1 लंप सम में जमा करना होता है।
अब रूल में कुछ रिलैक्सेशंस भी दी गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये डिसीज़न है कि अगर किसी वैलिड रीज़न के कारण आपने एलटीसी का बिल जिसमें आपने एडवांस नहीं लिया हो वह 3 महीने तक नहीं जमा कर पाते हैं, तो आपके पास अगर वैलिड रीज़न है कि भाई मेरे साथ कोई समस्या हो गई थी इस कारण से हम 3 महीने में नहीं जमा कर पाए, तो 3 महीने से 6 महीने के बीच में आप उस बिल को जमा कर सकते हैं और उसके क्लेम को ले सकते हैं। अगर आपने एलटीसी में एडवांस लिया है तब यह पीरियड 3 महीने के लिए ही वैलिड होगी, यानी कि बिना किसी रीज़न्स के तो आपको 1 महीने के अंदर ही उसे सबमिट कर देना है। अगर आपके पास कोई वैलिड रीज़न है तो आप उस बिल को 3 महीने के अंदर सबमिट करके अपने क्लेम का पैसा जो है वो ले सकते हैं।